नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है डीसी जनरेटर यानी दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। डीसी जनरेटर आप किसको कहोगे? तो डीसी जनरेटर का मतलब यही है कि वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उस मशीन को आप क्या कहोगे? डीसी जनरेटर के नाम से जानोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊर्जा की अपन बात करें ना, तो ऊर्जा को अपन रूपांतरित कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, उसको पैदा नहीं कर सकते या उसको नष्ट नहीं कर सकते। और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और न ही उसको नए सिरे से पैदा कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। और डीसी जनरेटर भी क्या करता है? यही काम करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ये विद्युत ऊर्जा में। और किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा में? डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये तो बात होगी डीसी जनरेटर की छोटी सी एक परिभाषा के बारे में। अब देखो इसका अपन कार्य सिद्धांत की बात करते हैं। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत यानी वर्किंग प्रिंसिपल। तो कार्य सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि जनरेटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप एक लाइन में कहोगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर जब काम करता है, तो अब आपको ये भी पता होगा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है, ये भी पता होना जरूरी है। तो देखो अपन इसके बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है? तो फैराडे ने क्या किया था? फैराडे ने ये बताया था कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करवाते हैं और उस गति के कारण जब चालक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, तो उस चालक में क्या होता है? एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। और इसी सिद्धांत पे अपना डीसी जनरेटर आधारित होता है। डीसी जनरेटर में भी अपन क्या करते हैं? एक आर्मेचर होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जाता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र में अपन जब आर्मेचर को गति करवाते हैं तो आर्मेचर चालकों में चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है, जिससे आर्मेचर चालकों में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ठीक है, अब देखो फैराडे ने ये बताया था कि चालक को गति करवाने पर चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाने पर एक ईएमएफ पैदा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है वो किस प्रकार का होता है? वो होता है भाई गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ईएमएफ गति के कारण पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम ये कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर में गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है। अब देखो आपने कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया कि जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, इसमें गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है। लेकिन जब अपन आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तब इसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई डीसी जनरेटर की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं ना, वो मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? मौलिक आवश्यकताओं का मतलब क्या हो गया? मौलिक आवश्यकताओं का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, तो ये इसकी क्या होती हैं? मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से डीसी जनरेटर को एक ईएमएफ पैदा करने के लिए न्यूनतम कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी? न्यूनतम ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके बिना जनरेटर ईएमएफ पैदा नहीं कर पाएगा? उनको हम कहते हैं जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं। अब देखो यहाँ पे जनरेटर की मौलिक आवश्यकताओं के बारे में यदि अपन बात करें तो हमने ये देखा है कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाने पर ईएमएफ पैदा होता है। तो आपने नाम देखा चालक, चुंबकीय क्षेत्र और गति।
तो जब अपन चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे हैं तभी ईएमएफ पैदा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जनरेटर के अंदर भी यदि चालक नहीं होगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो भी ईएमएफ पैदा नहीं होगा, और यदि उसमें गति नहीं होगी तो भी ईएमएफ पैदा नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? चालक का होना ज़रूरी है, चुंबकीय क्षेत्र का होना ज़रूरी है, और इसके अलावा चालक में गति का होना भी ज़रूरी है। और इन तीनों को हम क्या कहते हैं? जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित कि भी निम्न में से जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो आपको इन तीनों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं। अब देखो अपन बात करते हैं कि जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है ना, वो ईएमएफ किस प्रकार से पैदा होता है। तो जनरेटर में देखो गतिजन्य प्रेरित ईएमएफ पैदा होता है, और वो जो ईएमएफ पैदा होता है उसके तात्क्षणिक मान यानी तात्कालिक मान को आप किसके द्वारा दर्शाओगे? स्मॉल ई द्वारा। तो तात्कालिक विद्युत वाहक बल, किसी भी राशि का जब अपने को तात्कालिक मान दर्शाना हो तो हमेशा वो स्मॉल लेटर में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तात्कालिक विद्युत वाहक बल को आप लिखोगे तो ये लिखोगे स्मॉल ई द्वारा। और ये जो ईएमएफ पैदा होता है इसका फॉर्मूला होगा आपका BLV इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे B क्या है? B है भाई चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। B क्या है यहाँ पे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, और ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किस में होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। L क्या है यहाँ पे? L है भी चालक की लंबाई, और चालक की लंबाई किस में होगी? ये भी होगी आपकी मीटर में, क्योंकि जो भी मात्रक लिए जाते हैं सभी ऐसा ही मात्रक लिए जाते हैं, और लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और V क्या है यहाँ पे? V है भी चालक का वेग, चालक का वेग, और ये वेग किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। तो V हो गया चालक का वेग मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा में जो थीटा है ना, ये थीटा क्या है? थीटा है भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक की गति की दिशा, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण। उस कोण को आप क्या कहोगे यहाँ पे? थीटा। अब देखो चालक को अपन किस प्रकार घुमाते हैं? गोल गोल घुमाते हैं। तो गोल गोल घुमाते हैं तो यहाँ पे थीटा का मान 0 से लेके और 360 डिग्री तक चेंज होता है कि नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थीटा का जो मान है ना, वो मान कितना होगा? 0 से लेके 360 डिग्री तक होगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई BLV साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें थीटा का मान कितना हो सकता है। तो आप क्या कहोगे? 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। अब देखो अपन ने बात की है कि E इक्वल टू होता है BLV साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का जो मान है वो 0 से 360 डिग्री तक चेंज होगा, उसके अनुसार ईएमएफ का मान भी क्या होगा? चेंज होगा। यदि आपने B का मान स्थिर रखा है, यदि आपने L का मान भी स्थिर रखा है, यदि आपने V का मान भी क्या रखा है? स्थिर। इन तीनों का मान यदि क्या हो? स्थिर हो, तो यहाँ पे E का मान किसके समानुपाती हो गया? साइन थीटा के। और साइन थीटा के समानुपाती हो गया तो जब साइन थीटा का मान किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? थीटा के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ईएमएफ पैदा होगा उसका मान थीटा के अनुसार चेंज होगा। और ये कैसे चेंज होगा? हम जानते हैं कि यहाँ साइन थीटा, थीटा का मान यदि आप 0 लोगे, थीटा का मान आपने कितना ले लिया? 0, तो आप जानते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। ठीक है, तो चलो दोस्तों